हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है उपेंद्र। जर्नी ऑफ सक्सेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं रसिया यूक्रेन वॉर को। ठीक है, मतलब रसिया यूक्रेन वॉर के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और मैं आज आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा कि ऐसा क्या कारण है कि रसिया बार बार जो है यूक्रेन पर हमला कर रहा है। और रसिया यूक्रेन का वो हिस्सा है, डॉनबास एक एरिया है जो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को कहते हैं डॉनबास एरिया, डॉनबास क्षेत्र। इसको क्यों अपने हिस्से में या क्यों अपने क्षेत्रफल में सम्मिलित करना चाहता है। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी पॉइंट को क्लियर करते हैं। आप वीडियो में बने रहिए, अंत तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्या कारण है कि रसिया बार बार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम वीडियो को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इसमें यूक्रेन के बारे में कि यूक्रेन की स्थिति क्या है, क्यों इस पर रसिया हमला कर रहा है। तो देखिए, यूक्रेन 1991 से पहले कोई देश नहीं था। ठीक है, 1991 से पहले यह सोवियत संघ का एक भाग था और सोवियत संघ रूस का ही दूसरा नाम है, जो 1991 से पहले सोवियत संघ था या यूएसएसआर था। ठीक है, यूएसएसआर की फुल फॉर्म यहाँ पर है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसमें 15 देश शामिल थे। 15 देश में एक तो यूक्रेन था, रसिया और बाकी 13 अन्य देश थे। उन 13 अन्य देशों में जैसे आप देखते हैं किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तो जितने भी ये स्थान वाले जो देश हैं वो सब इसी के अंडर में थे। ठीक है, लेकिन 1991 में वो 15 देश सब अलग अलग हो जाते हैं, उसी में एक यूक्रेन भी हो जाता है अलग। लेकिन यूक्रेन रूस के बाद जो सबसे मजबूत देश था उन 15 देशों में, वो यूक्रेन ही है। ठीक है, तो 1991 से ही इन दोनों के मध्य में विवाद चला हुआ आ रहा है और रसिया जो है बार बार इस पर अटैक तभी से कर रहा है। सन 2014 में भी उसने यूक्रेन पर हमला किया था और हमला करके यूक्रेन का एक दक्षिणी भाग में स्थित एक स्थान है जिसको क्रीमिया के नाम से जानते हैं, उसको रूस ने अपने कब्जे में कर लिया था। तो देखिए, वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, इनका नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। प्रधानमंत्री हैं यहाँ के व्लादिमीर ग्रोयसन और मुद्रा है यहाँ की रीवनिया और राजधानी है कीव। ठीक है, देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य में अब जो भी एग्ज़ाम होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हैं फिर भी देखिए देश दुनिया में क्या हो रहा है, ये थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। तो चलिए अब देखने की कोशिश करते हैं कि 2014 में क्रीमिया को अलग कर दिया था रूस ने यूक्रेन से, और ये कहकर ये संज्ञा दी थी अलग करने के लिए कि जो क्रीमिया के लोग हैं वो रसिया के कल्चर को फॉलो करते हैं, रसिया उनका जो रहन सहन है वो रसिया के जैसा ही है। ठीक है, और क्रीमिया के लोग भी कुछ ऐसे ही थे, वो रसिया को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। इसी कारण से रसिया ने क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया। ठीक है, बाकी हम इसके बाद मैप के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्रीमिया कहाँ पर है और डॉनबास एरिया यूक्रेन के किस हिस्से में आता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम रूस को। रूस पूर्वी यूरोप में और उत्तरी एशिया में फैला हुआ एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश है। देखिए, रसिया, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रसिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्थल, मतलब सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल है जो पूर्वी यूरोप से लेकर उत्तरी एशिया में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, ये मतलब एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जाते हैं अक्सर, और अब तो और ज़्यादा पूछे जाएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है आज के समय में। और लगभग जिस तरीके से रसिया वॉर कर रहा है और बाकी अन्य देश, चाहे अमेरिका ही है और यूएनओ है, तो इस पर इतने प्रतिबंध लगा रहे हैं, या बाकी अन्य जो पश्चिमी देश हैं जैसे रसिया पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो ये आसार बन रहा है कि हो सकता है तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाए। ठीक है, बाकी अभी इसका परिणाम नहीं आया है। जैसे ही परिणाम आएगा मैं पुनः वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा आप लोगों को कि इसके और क्या रिजल्ट रहे हैं और किन किन देशों ने किन का साथ दिया। ठीक है, और देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चित है इस समय पर ये संस्था है नाटो। ठीक है, नाटो की चर्चा की जा रही है बार बार कि ऐसा क्या कारण है कि यूक्रेन इसमें शामिल होना चाहता है और रसिया चाहता है कि यूक्रेन इसमें शामिल ना हो। ठीक है, और देखिए, ये सारा करा धरा जो है नाटो का है, और नाटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन को अमेरिका ने चढ़ाया है। अमेरिका ने कहा है इसको कि तुम नाटो में शामिल हो जाओ, तुम्हारी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी होगी या जो नाटो संस्था है उसकी होगी। अब देखिए, नाटो क्या है,
क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब चर्चा में जो मुद्दा है वो यही है। देखिए, नाटो में जितने भी देश अभी शामिल हैं, ठीक है, नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में 4 अप्रैल को। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसमें 12 देश थे, लेकिन वर्तमान में 30 देश हैं। तो नाटो में जो भी देश शामिल हो जाएगा, ठीक है, अगर उनमें से किसी भी देश के ऊपर हमला होता है तो बाकी जितने भी देश उस नाटो में सदस्यता ले चुके हैं उन सभी देशों पर वो हमला माना जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, अभी इसमें वर्तमान में 30 देश है, ठीक है, तो अगर इनमें से किसी एक पर हमला होता है तो ऐसा माना जाएगा कि बाकी 29 देशों पर भी वो हमला हुआ है, ठीक है, और वो 29 देश भी मिलकर एक साथ फिर विपक्षी किसी देश पर अटैक करेंगे। तो इसीलिए यूक्रेन चाहता है इसमें शामिल होना, और उसको शामिल होने के लिए जो इसमें मतलब प्रोत्साहित किया है वो अमेरिका ने किया है, और आज वही अमेरिका शायद इसका साथ छोड़ चुका है, ठीक है, और ये बेचारा आज अकेला है यूक्रेन। बाकी फिर देखते हैं इसका मुख्यालय जो ब्रसेल्स में है, बेल्जियम के। और देखिए, ये इसका मुख्य जो मकसद है बनाने का वो है मिलिट्री को लेकर, है ना, कि मतलब मिलिट्री के रूप से इसको मजबूत बनाया जाए फोर्सेस के हिसाब से। तो मिलिट्री कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है एडमिरल रॉब बॉर, ठीक है। सिक्योरिटी जनरल हैं इसके जेंस स्टोलनबर्ग, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं हम यूएनओ के बारे में कि यूएनओ क्या है। देखिए, यूएनओ विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, ठीक है। यूएनओ का मतलब होता है कि अगर कोई भी देश या किसी भी देश में किसी प्रकार की क्या समस्या है, कि कोई देश आर्थिक रूप से जूझ रहा है या फिर उसके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, कोई उसको कब्जे में ले रहा है, तो उसकी पूरी देखरेख करने की जिम्मेदारी यूएनओ की होती है। यूएनओ के 5 अंग हैं, ठीक है। एक का नाम है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीट। देखिए, लेकिन अभी तक जो है यूएनओ ने इस पर ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। जो इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने सिर्फ एक संवेदना जाहिर की है कि हमें खेद है कि रसिया ने यूक्रेन के कुछ लोगों को मार दिया है। ये पता नहीं ऐसा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। देखते हैं हम इसमें कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। जब इसकी स्थापना होती है उस समय 50 देश इसमें शामिल होते हैं। वर्तमान में 193 देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। जो दक्षिणी सूडान देश है वो अंतिम देश था इसमें शामिल होने वाला। इसके 5 अंग हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एक बार और देख लीजिएगा आप लोग, ये इसके 5 अंग हैं। इसके बाद इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, जो चाइना है, इसके अंदर अमेरिका है, इसके अंदर फ्रांस है, इसके अंदर, और इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम है इसके अंदर, ठीक है। रसिया है, मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में, अध्यक्ष है इसके एंटोनियो गुटेरस। देखिए, जो इसकी 2 संस्थाएं हैं, एक तो है सिक्योरिटी काउंसिल और एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कम से कम इन 2 संस्थाओं को इस समय हस्तक्षेप करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में इसको मतलब पुलिसमैन की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अर्थात मतलब पुलिस क्या करती है, सुरक्षा देती है पूरे मतलब वर्ल्ड को, ठीक। तो अगर इसमें 193 देश हैं तो 193 में तो इस समय यूक्रेन भी है, उसको भी सुरक्षा देनी चाहिए, बट उन्होंने ऐसा अभी तक कुछ नहीं किया है, ठीक है। सिवाय छोटे मोटे प्रतिबंध लगाए हैं जो इकोनॉमिकली वीक कर रहे हैं ये लोग रसिया को, लेकिन उससे उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी वो इन प्रतिबंधों का सामना कर चुका है, ठीक है। और इसके बाद हम मैप से देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पर ये हमला कर रहा है। और ये हमला करना कोई आज का नहीं है, रसिया आज से हमला नहीं कर रहा है इसके ऊपर, बीच बीच में कई बार ऐसा हमला करता रहा है, कई बार इसको डराता धमकाता रहा है, ठीक है। ये अभी हम इसकी स्थिति देख रहे हैं यूक्रेन की, कि छोटा देश है, इसके पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है। लेकिन जब ये 1991 में अलग हुआ था, जैसे कि 1947 में जब हमारा पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था, तो बहुत सारा क्षेत्रफल उसके पास भी गया था, और वैसे मतलब अधिकतम तो हमारे पास ही था, लेकिन उसके पास भी चला गया था, ठीक है। जो हम सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं उसका बहुत सारा क्षेत्रफल उसी के पास है। तो ऐसे ही जब यूक्रेन अलग हुआ था तो यूक्रेन के पास भी बहुत सारा लड़ाकू मतलब सामान था, युद्ध सामग्री बहुत सारी थी इसके पास में। लेकिन जब अलग हुआ तो रसिया ने यूएनओ में जाके, अमेरिका से और कुछ और बड़ी संस्थाओं में उसने जाके ये बात कही कि हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बड़े हैं और
एक समय में हम सब एक ही थे, ठीक है, लेकिन अब पता तो था नहीं लोगों को कि ये बट जाएंगे अलग अलग भागों में। तो ज़्यादातर जो फैक्ट्रियाँ थी या युद्ध सामग्री बनाने के जो संसाधन थे वो यूक्रेन की तरफ थे, ठीक है। तो उसने क्या करा, यूक्रेन से वो सभी चीज़ें अपनी तरफ ले ली कि आप हमें दे दो, भविष्य में ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी जिससे आपको कोई नुकसान पहुंचेगा। तो यूक्रेन ने वो सब चीज़ें उनको दे भी दी आश्वासन के तौर पर कि ठीक है, जब ये कह रहा है कुछ नहीं होगा, तो उसने सब चीज़ें उसको वापस कर दी। तब उसके बाद यूक्रेन फिर कमज़ोर हो गया। उससे पहले यूक्रेन भी अच्छा खासा मजबूत था सैन्य शक्ति के हिसाब से, ठीक है। लेकिन आज की डेट में तो रसिया सबसे मजबूत है। रसिया के पास लगभग 6200 के लगभग तो इसके पास परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास भी मात्र 5800 परमाणु हथियार हैं और हमारे पास लगभग 156 के लगभग हैं आज के समय में, ठीक है। तो बाकी मैं आप लोगों को इसके मैप के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि क्या कारण है कि वो डॉनबास पर कब्जा कर रहा है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देता हूँ अब। चलिए तो एक बार मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि यूक्रेन का कौन सा क्षेत्र है जो रसिया को चाहिए, ठीक है। देखिए, एक तो है डॉनबास एरिया, डॉनबास क्षेत्र, और ये है क्रीमिया जिसको सन 2014 में रसिया ने अपने कब्जे में कर लिया था, और ये बेलारूस है, ठीक है। बेलारूस एक अलग देश है। ये छः मतलब 6 कंट्री हैं जो इसके नाइबर पड़ोसी हैं। एक तो बेलारूस है, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा, ठीक है। लेकिन जो ये बेलारूस है ना, वो रसिया का मतलब ये समझिए कि छोटा भाई है, या फिर बायां हाथ दायां हाथ, जो भी समझना चाहें आप वो समझ लीजिए। जैसे पाकिस्तान ने कितना सारा कर्जा ले रखा है चाइना से, तो चाइना जो कहता है वो पाकिस्तान को मजबूरी में करना पड़ता है, कुछ ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। बहुत कहना मानता है ये रसिया का बेलारूस, ठीक है। तो रसिया ने अपने मतलब बाहुबल के दम पे गए हैं। अब एक बात बताइए, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं वो ज़्यादातर किस देश को पसंद करते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो पाकिस्तान भी हमसे कह सकता है कि यहाँ के ज़्यादातर जो लोग हैं वो हमें पसंद करते हैं, तो ये क्षेत्र हमको दे दो, हैं। अरे भाई, हम चक्कर में हैं, हम पीओके लेने के चक्कर में है ना। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, हम उसको लेने के चक्कर में हैं। तो यार कोई कैसे दे देगा अपनी ज़मीन को, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका था इनका। लेकिन बाहुबल के दम पर क्रीमिया को अपने क्षेत्र में कर लिया गया, ठीक है। क्रीमिया खनिज के माध्यम से भी बहुत उपजाऊ है। यहाँ पर जैसे कच्चे तेल वगैरह है, गैस से बहुत सारी है, यहाँ पर खनिज पदार्थ यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो रसिया ने इसको अपने कब्जे में कर लिया है। फिर जो ये एरिया देख रहे हैं आप, जो रेड कलर से है ये वाला, ये डॉनबास क्षेत्र है, जहाँ पे एक तो है लुहानस्क और एक है डोनेट्स्क, ठीक है। यहाँ पे लगभग 35 लाख लोग निवास करते हैं, और ये 35 लाख लोग जो इनका रहन सहन है या इनका भी जो कल्चर है वो क्रीमिया की तरह ही है। यानी क्रीमिया जो शहर था ये भी रसिया के कल्चर को फॉलो करता था, और ये 2 शहर जो हैं लुहानस्क और डोनेट्स्क, इस शहर के लोग भी रसिया को सपोर्ट करते हैं, और इनका कल्चर भी रसिया की तरह ही है, ठीक है। अब 1991 में रसिया से अलग हुआ, तो जाहिर सी बात है कल्चर तो होना ही है, लेकिन कल्चर के नाम पे अगर आप किसी की भूमि को मतलब अपने कब्जे में लेना चाहें तो भाई वो तो जायज़ नहीं है। लेकिन फिर भी आज मजबूत देश है तो अपना बाहुबल दिखा रहा है। तो ये चाहता है इन 2 क्षेत्रों को लेना, ठीक। और इसीलिए ये रसिया चाहता है कि जो यूक्रेन है वो नाटो में ना शामिल हो, क्योंकि अगर नाटो में शामिल हो गया तो फिर तो ये मतलब और मजबूत हो जाएगा। जैसे ही अगर इसके ऊपर कोई भी हमला करता है रसिया, तो बाकी जो सहयोगी देश हैं जो ऑलरेडी नाटो में शामिल हैं वो भी समझेंगे कि उनके ऊपर भी हमला हुआ है, तो वो लोग भी फिर यूक्रेन का साथ देंगे, ठीक है। इसीलिए ये चाहता है, और इसीलिए इसने वार्निंग दी थी, चेतावनी मतलब रिक्वेस्ट नहीं की थी इसने अमेरिका से, वार्निंग दी थी कि अगर ये शामिल होता है तो फिर क्या होगा ये फिर कोई नहीं जानता, ठीक है। और अमेरिका ने क्या करा, यूक्रेन को चढ़ा दिया कि तुम टेंशन मत लो, तुम एक बार नाटो में शामिल हो जाओ, तुम्हारी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है, नाटो संस्था की है। और आज देख लो, कहीं पर नाटो नहीं है, कहीं पे अमेरिका नहीं है, बस हाँ कुछ देश हैं जो मतलब डिप्लोमेटिक तरीके से इसका सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो। भारत भी नहीं चाहता है, भारत भी चूँकि हमेशा से कहता आया है कि बातचीत करके चीज़ों को ठीक किया जाए। तो ये 2 क्षेत्र हैं जिनको रसिया अपने कब्जे में करना चाहता था। लेकिन आज के समय में चूँकि युद्ध लगभग 24 तारीख को शुरू हो गया था, है ना, 24 फरवरी को, और आज के समय में लगभग कीव जो इसकी राजधानी है, रसिया की सेना यहाँ पहुँच चुकी है, ठीक है। और सिर्फ वो उनको ये क्षेत्र चाहिए था,
लेकिन अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। रसिया ने अपनी सेना, ये बेलारूस की बाउंड्री है, यहाँ तक बेलारूस की बाउंड्री लगती है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर क्रीमिया है, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक रसिया की सेना चारों तरफ से घेर रखा है। रसिया की सेना ने यूक्रेन को। सिर्फ पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा, सिर्फ इन देशों में ही नाटो की सेना इंतज़ार कर रही है कि किन्हीं कारणों से रसिया की सेना इन देशों पर अगर अटैक करती है तब हम युद्ध में शामिल होंगे, उससे पहले नहीं हो सकते हैं, क्योंकि क्रीमिया अभी तक इसमें शामिल नहीं है और क्रीमिया शामिल होगा भी नहीं। सॉरी, माफ़ करना, क्रीमिया नहीं, यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन शामिल होगा भी नहीं, क्योंकि यूक्रेन को पता चल चुका है कि कौन मेरा साथ दे रहा है, कौन मेरा साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। सिर्फ कहने भर से नहीं होता है कि तुम भाई, इतना बड़ा बाहुबल है इसके पास, इतनी बड़ी सेना है, लगभग 8.5 लाख सेना है, और यूक्रेन के पास मात्र 2.5 लाख सेना है, ठीक है। यूक्रेन के पास परमाणु बम जितने हैं, इसके पास हैं कितने, 6200, ठीक है। तो यार बहुत बड़ी सेना है, इसके सामने क्या करेगा ये। आज के समय में जो मतलब सबसे मजबूत है बस वही सब कुछ है, ठीक है। आजकल कमज़ोरों को कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो रियल लाइफ में भी ये सत्य बात है। तो सिर्फ इन 2 क्षेत्रों को, एक लुहानस्क और एक डोनेट्स्क, जिसको ये अपने कब्जे में करना चाहता था, लेकिन अब चूँकि बात जो है थोड़ी बहुत आगे बढ़ गई है, तो इसीलिए ये पूरे देश पे अटैक कर रहा है। ध्यान रखिएगा आप लोग कि बेलारूस जो है वो रसिया का साथ दे रहा है, और इधर से क्रीमिया जो ऑलरेडी 2014 से पहले इसका यूक्रेन का क्षेत्र था, लेकिन 2014 के बाद से ये रसिया का क्षेत्र है, और यहाँ तक रसिया की सेना है, ठीक है। और देखिए सन 1939 से लेके 1945, ठीक है, 1939 से लेके और 45 तक, ठीक है। ये द्वितीय मतलब दूसरा विश्व युद्ध चला था, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार चला था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऐसे देशों ने मतलब विजय प्राप्त की थी, और इसके बाद से ना मतलब आगे बढ़ने की होड़ लग गई कि हम में सबसे बलवान कौन है, ठीक है। तो अमेरिका ने तब जाके 1949 में एक जो संस्था बनाई थी नाटो, ठीक है, कि जो देश कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से गरीब हैं, वो इसमें शामिल हो जाओ, उनकी सहायता, उनकी मदद हम करेंगे, ठीक है। और ऐसे करके उन्होंने इस संस्था का निर्माण किया। और रसिया जो है वो ऑलरेडी 15 देशों का समूह था, ठीक है, लेकिन किन्हीं कारणों से, हालांकि उसमें राजनीतिक कारण ज़्यादा थे, और धीरे धीरे करके वो 15 मतलब जैसे जैसे लोग वो समझदार होते गए, उन्होंने स्वतंत्र देश की मांग शुरू कर दी, और 1991 में ये लोग 15 भाग में अलग अलग टूट गए, ठीक है। और इस संस्था को इस हिसाब से बनाया गया था, अब मेन मकसद था इसका अमेरिका का कि वो रसिया को आगे ना बढ़ने दे, या रसिया को मतलब महाशक्ति ना बनने दे, ठीक है। मेन कारण यही था ये नाटो बनाने का, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब मान लीजिए 1991 में जब रसिया 15 भागों में टूट गया तो महाशक्ति तो रहा नहीं, महाशक्ति तो फिर अमेरिका ही है, ठीक है। तो जैसा कि तय था कि भविष्य में हम इसको ज़्यादा नहीं फैलाएंगे, या ज़्यादा ये संस्था ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 12 देशों से मिलकर बनी थी, और आज के समय में 30 देश हैं, और धीरे धीरे ये जो है ये अपना विस्तार कर रहा है, ठीक है। जो आज के समय में जो रसिया है उसको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। और रसिया फिर से चाहता है अपने आप को फिर से वही वाला बाहुबल प्राप्त करना जो 1991 से पहले था, ठीक है। चूँकि अब हर एक देश को तो वो नहीं अपना सकता है, जितने भी देश इससे अलग हुए हैं, है ना, तो वो हर एक देश को तो शामिल नहीं कर सकता है, पर फिर भी जितना कोशिश कर रहा है ये कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रियाँ इसके आसपास हैं और कमज़ोर हैं उनको ये अपने कब्जे में लेना चाहेगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये गलत है, क्योंकि देखिए अभी जैसे आप लोग हाल ही में देख रहे होंगे ताइवान है, ठीक है, उस पर चाइना अटैक कर रहा है, फिर हम लोगों को भी अपना POK चाहिए तो हम लोग भी अटैक करेंगे भाई पाकिस्तान पे। अब बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, क्योंकि इस समय पे जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, ये भी युद्ध में शामिल हो चुके हैं। खुद ये मतलब इन्होंने ये सैनिक के रूप में इस समय काम कर रहे हैं, युद्ध अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, और ये सही भी है यार। मतलब ऐसा कौन सा देश चाहेगा कि तुम मतलब किसी कल्चर के नाम पे तुम हमारे देश का कोई हिस्सा ले लो, ठीक है। ऐसे तो ऐसे अगर होने लग जाए तो पता नहीं क्या हो जाए, फिर तो अलग ही बात हो जाएगी कुछ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है,
ठीक है। बाकी खैर जो भी है, हमें तो चूँकि जानकारी के लिए हम ये चीज़ें देख रहे हैं, जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और बाकी मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।